है प्रश्न बनाने की प्रक्रिया। ये भी हम लोगों ने काफी विस्तार से शुरू की जो 3-4 वर्कशॉप्स हुई हैं अपनी, उसमें हम लोगों ने इसके ऊपर में बातचीत भी की है। तो मेन जो है, अब आप लोगों के नजरिए से जब आप फैसिलिटेट करेंगे अपने सेशंस को, तो ये इस बात पर केंद्रित करना है अपने चर्चाओं को कि प्रश्न बनाने का जो अभ्यास हम शुरू करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये जो है आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये कौन कौन सी बातें हैं, ये हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं शुरू में। तो आप अगर उसको, अगर आप लोगों के दिमाग में वो सारी चीजें हैं, कुछ हैं, तो आप लोग प्लीज उसको सुझा सकते हैं, बता सकते हैं सर कि किन बातों का ध्यान हमको रखना होता है जब हम एक प्रश्न बनाने की प्रक्रिया में जुड़ते हैं। Satish sir, do you want me to present? Now my screen is fine. नो, कोई दिक्कत उसमें, नो प्रॉब्लम। my screen is visible now? Yes sir, it is. And if I'm writing something, no. Okay. I'll just write something. Check. Is my writing visible? नहीं सर, जो आप लिख रहे हैं, यदि कुछ लिख रहा है तो वो नहीं दिख रहा। ओहो, स्लाइड दिख रही है केवल। ये यही एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों नहीं लिखता है। चलिए ठीक है, वो स्क्रीन पर आप वहाँ लिखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद दिखाई दे पाता है, तुरंत तो नहीं दिखता है। चलिए, क्या है वो लिखने के लिए उसको प्रेजेंटेबल मोड में लाना जरूरी होता है, और जब मैं प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाऊंगा तो फिर वो दिखता नहीं है। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, तो ये क्या ऐसी क्या चीजें होती हैं सर जो हम लोग प्रश्न बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए? अब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सर, जो आप लिख रहे थे वो अब दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं लिख नहीं पाऊंगा सर, वो प्रेजेंटेशन मोड में ही लिख सकते हैं। चलिए सर, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं सर ये? सर प्रश्न विश्वसनीयता और वैधता जो है, ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वैधता विश्वसनीयता। ठीक है सर, वैधता और विश्वसनीयता तो बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके अलावा और किन बातों का ध्यान रखना होगा सर? क्या प्रश्न बनाते समय हम लोग को टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्या चेक करना चाहते हैं बच्चे का, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। चलिए मैं देखता हूं अगर इसमें यहाँ पर सर क्वेश्चन उसी आयु सीमा और उसी ग्रेड से रिलेटेड हो जिसका अपन जिस ग्रेड के लिए वो क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ये मतलब अपनी जो अच्छे जो प्रश्न की एक क्वालिटी हो गई है ना, तो जो वो भी एक हो गया। और इसमें मतलब बनाते समय हम लोगों को किन जो 2-3 मोटे बिंदु हैं सर, वो एक सर बनाते समय एक ये है कि यदि हम कोई ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसका डायग्राम के माध्यम से उस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर दें, जिससे उसको पढ़ने वाले को जल्दी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वो होनी चाहिए, घुमावदार वैसा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो पेचीदा हो। कम भाषा में मतलब पूरा क्वेश्चन की जो बात को है वो समझाई गई हो, प्रॉपर डायग्राम के माध्यम से उसको बताया गया है जिससे समझ में आ जाए, तो सर क्वेश्चन वो आसानी से समझा सकता है। ओके सर, ठीक है। और इसके अलावा सर
और सर अभी सर थोड़ी सा इसी क्वेश्चन से लिंक से हटके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो एलियस उसमें हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं तो वो चित्र वाले क्वेश्चन मैंने बहुत कम ही अपलोड किए हैं, क्योंकि वो डायग्राम वाले उस पर अपलोड ही नहीं होते, वो डायग्राम उसमें बनता ही नहीं है। यदि हम उसको स्क्रीनशॉट टाइप का वैसा करते हैं तो वो उसमें अपलोड नहीं हो पाता, वो दिखता नहीं है उसमें, एक वो वैसा इमेज टाइप की बनी आ जाती है और वो विजिबल नहीं होता। तो वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही उसमें रिजेक्ट वाले में चले गए होंगे। जो हमारी नंबर ऑफ क्वेश्चन मेकिंग है वो उसमें अब कम हो गई होगी संख्या, क्योंकि वो उसमें दिखाई नहीं देती। तो फिर हम वो भाषा वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं और डायग्राम वाले हम बना ही नहीं पा रहे। ये चीज नोट कर लेते हैं सर, अभी हम लोग आज ही इसके ऊपर बात कर लूंगा सर मैं। जोएल प्लीज नोट दिस, we'll discuss this during our debrief call. Yes, sir. Yes, I'm that. जो LAS सिस्टम है उस पे पिक्चर्स अपलोडिंग प्रॉब्लम, ओके ठीक है। ये सर आज ही बात कर लेंगे सर, इसका जो भी सोल्यूशन होगा इमीडिएटली वहां पर देखते हैं उसका। हाँ, और इसके अलावा सर ये तो एक उचित भाषा और चित्र हो गया, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, और एक महत्वपूर्ण बात है सर, कोई भी प्रश्न बनाते हैं तो उस पे हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रैक्टर भी सर उसी से रिलेटेड। हाँ, डिस्ट्रैक्टर भी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है सर, मतलब जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जैसे आपने बताया, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव से ही जुड़ी हुई और एक बात है सर जो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। बाकी तो चीजें रहती ही हैं, लेकिन सर जी इसमें थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से ये है कि यदि वो क्वेश्चन गलत भी करता है तो भी हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि इसने क्या गलती की है, मतलब इसको क्या चीज की कमी है, क्या नहीं आता। मतलब क्वेश्चन सही वो आंसर दे रहा है वो तो एक अलग बात है, गलत आंसर दे रहा है तो उससे भी हमें पता चल जाए कि इसमें किस चीज की कमी है। सर ये तो क्वालिटीज हो गई हैं सर जो हम लोग डिस्कस कर भी रहे हैं शुरू से ही, लेकिन प्रश्न बनाते समय सर, प्रश्न बनाते समय जैसे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव एक हम लोग निर्धारित करते हैं सर, वैसे ही कुछ और भी चीज है जिसको हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। सीखने का प्रतिफल सर। हाँ सर, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमको काम करने की जरूरत होती है सर इसमें। बाकी जो आप जो कह रहे हैं सुदर्शन सर, वो तो नो डाउट वो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। बस ये है कि एक बार जब प्रश्न में ये जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं वो अगर हम लोग अच्छे तरीके से निर्धारित कर पाते हैं तो फिर उसके बाद में जो बाकी जो चीजें हैं वो अच्छे प्रश्न की क्वालिटीज उनको ध्यान में रखते हुए फिर हमारे प्रश्न बनते जाते हैं। ये जो दो मेन मुद्दे हैं इसके प्रश्न बनाने के, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसको जो है थोड़ा सा अगर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ी सी अगर बातचीत आप लोग करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके फैसिलिटेशन के हिस्से में जाने वाली हैं जब आप फैसिलिटेट करेंगे। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए सर। तो कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर में आप लोग बता पाएं टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और कैसे हम लोग उसको लिखते हैं। जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन की कैटेगरी के हिसाब से हम कहते हैं कि छात्र इस क्वेश्चन मतलब हम इस क्वेश्चन की सहायता से उसकी किस अवधारणा की टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो छात्र की किस जो इस क्वेश्चन का वो जवाब देगा तो हमें किस अवधारणा का पता चलेगा कि ये क्या चीज जानता है। और वो यदि लर्निंग ऑब्जेक्ट है तो यदि कहीं वो उसका आंसर देता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ मतलब उसका जो उद्देश्य है सीखने का उद्देश्य वो उस क्वेश्चन ने उसको पूरा किया हमारे क्वेश्चन ने जो हमने क्वेश्चन बनाया है जी। तो मतलब टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव सर हम लोग को पहले लिखना होगा ये सब चीजें जब हम प्रश्न बनाना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ही हमको।
हाँ सर, वो पहले से हमको निर्धारित करना पड़ेंगे कि हाँ, हम जो हाँ। प्रश्न बना रहे हैं तो हम किस चीज की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, वो तो पहले से जी। निर्धारित करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो ये महत्वपूर्ण है सर। उसके आधार पर फिर हमारे जो प्रश्न बनेंगे वो फिर अपने आप उनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज आने लगेंगी। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है सर ये आप लोगों ने इस चीज को पहले हमारे अपनी वर्कशॉप में ये दोनों चीजें देखी हुई हैं। सीखने के प्रतिफल तो हम लोग जानते ही हैं, लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो वे कौशल हैं जिनमें दक्षता हासिल करना सभी विद्यार्थियों से अपेक्षित है। और ये जो है कक्षावार जो है वो ऑलरेडी निर्धारित किए जा चुके हैं, एनसीईआरटी स्तर पे भी हो चुके हैं और कई राज्यों ने अपने स्तर पर भी उसको जो है कंटेक्चुअलाइज जो है वो कर दिया है उस चीज को। तो मुझे लगता है कि एमपी में भी ये सारी चीजें या तो एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम्स को सीधा सीधा अडॉप्ट कर लिया गया है या उनका कोई अडेप्टेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया होगा। 1 to 8 और 9-10 के लिए ये सारी चीजें हुई हैं। और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जैसे कि सुदर्शन सर ने भी बताया कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है, और अगर कोई बच्चा इसका सही उत्तर देता है तो वो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यह बताता है कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझ गया है या क्या सीख चुका है, ये उसकी तरफ इंडिकेशन देता है। तो मुझे लगता है ये चीज थोड़ा सा आप लोग के बार बार हम लोगों को इस पूरे ये वाली जो स्लाइड्स वगैरह हैं ये आपके पास पुरानी रखी होंगी सर, इसको बार बार हम लोगों को रिविजिट करने की जरूरत है ताकि जब भी हम प्रश्न बनाएं, जो हमने अभी क्वेश्चन रेटिंग एक्सरसाइज जो आप लोगों ने की अभी पूरी, जिसको आप लोगों ने फैसिलिटेट किया कि आप फील्ड में कैसे काम करेंगे, वो क्वेश्चन रेटिंग एक्सरसाइज जो आप लोगों ने की है उसके आधार पर जो प्रश्न अब जो हमारे सामने में जो प्रश्न बनेंगे, जो हमारे साथी बनाएंगे फील्ड में, वो उनमें वो क्वालिटी जो है आने के लिए ये जरूरी है कि वो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव और सीखने की जो प्रतिफल या जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको वो बहुत अच्छे तरीके से समझें। और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव एक बार लिख दिया गया अगर किसी प्रश्न के लिए अच्छे तरीके से, तो आप मान के चलिए कि 50% काम जो है हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है। तो इसमें जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को लिखते कैसे हैं, अगर इसके ऊपर आप कुछ अगर बताना चाहें, जैसे इसमें तो ये एक लिखा है कि भाई जितना विस्तृत हो और विशिष्ट होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्रश्न क्या प्रश्न कर रहा है। तो इसको लिखने के लिए भी हम लोगों ने शुरू में बातचीत की थी कि आपको अगर किसी अवधारणा को लेकर के कोई टेस्टिंग ऑब्जेक्ट या कोई प्रश्न बनाना है तो आप ये देखिए कि आप किस उस अवधारणा का क्या चीज आप हिस्सा जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, और आप उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाइए और वहां तक पहुंच जाइए जहां तक कि आप आना चाहते हैं कि आप जिस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण देता हूं आपको, यहां पर लिखा हुआ है, ये उदाहरण दिया है 3008 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। 3008 को अंकों में कैसे लिखा जा सकता है। अब इसमें संख्या बोध है, ये संख्या बोध का है, ये बहुत एलिमेंट्री, ये कक्षा 2 या कक्षा 3 के लिए बच्चों के लिए प्रश्न है। क्या टॉपिक है इसका, हमारा संख्याएं टॉपिक है। संख्याओं का निरूपण इसका जो है वो उप विषय है, और हमने और उसको ब्रेक कर दिया संख्याएं, उसको और हमने ब्रेक किया तो संख्याओं का निरूपण किस तरीके से उनको लिखा जाना है, और उसको हम ब्रेक कर रहे हैं कि अब वो जो संख्याएं हैं वो 4 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए और उनको अंकों और शब्दों में किस प्रकार से हम जो है लिखते हैं। और उसमें एक और चीज आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं कि अगर उन 4 अंकों में कोई एक अंक शून्य है तो क्या बच्चा उसको भी समझ पा रहा है कि मुझे 4 अंकों का उपयोग करते हुए इकाई के जो है 1000 के स्थान पर मैं, या 1000 जो है उसके स्थान पर मैं शून्य जो है वो नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं वहां मैंने शून्य लिखा तो वो 3 अंक की संख्या कहलाएगी। तो ये इतने, अगर आप इस तरीके से चीजों को धीरे धीरे
ब्रेक करते चलते हैं तो आप अपने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाते हैं कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी शून्य के साथ 4 अंकों की संख्या अंकों में लिख सकता है। ये आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, यहां तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है सर? सर है ना? हाँ, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा बार बार इन चीजों को समझते हुए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगे के सेशंस के लिए, क्योंकि ये अगर हमारे जो साथी हैं फील्ड के ये चीजों को समझ जाएंगे तो ये तय मानिए कि जो प्रश्न होगा, क्योंकि अगर फील्ड से प्रश्न आप लोगों के पास आएंगे रिव्यू करने के लिए, उनकी रेटिंग करने के लिए, तो वो जितने ज्यादा रिफाइंड होकर के आपके पास आएंगे उतना रीवर्किंग आपकी कम होगी, आपकी जो प्रोसेस की जो टाइम होगा वो आपका बचेगा। तो ये चीज जितने अच्छे तरीके से वहां तक पहुंचेगी और जितने अच्छे तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन होगा उनके द्वारा जो प्रश्न बनाएंगे, आपकी आपका जो समय होगा वो बचेगा। आप बार बार उनको वापस नहीं भेजेंगे कि इसको ठीक करो, या आपको उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इनको हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए, ये जो भी अपन बात कर रहे हैं अभी, बेसिकली ये इसका बहुत डिटेल्ड वर्जन हम लोग वर्कशॉप में कर चुके हैं। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं उसकी मैंने यहाँ पर रखी हैं, और ये उम्मीद है कि इसका फैसिलिटेशन जो है आपको करना होगा जब आप फील्ड में रहेंगे। तो जैसे एक उचित बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके बाद हम लोगों ने और बहुत सारी बातें की है इसके ऊपर में, लेकिन वो छोटी बातों को नहीं आता कि आपको वो करनी है। इसका सीधा इसमें आ रहा हूँ कि 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं, 2 प्रकार के प्रश्नों के बात की है। एक हम लोगों ने एमसीक्यूज की बात की है और एक हमने ऐसा कुछ आवाज डिस्टर्ब हो गई सर। आवाज नहीं आ रही है सर? Sir, your voice is breaking, हाँ, sir. हेलो, आने लगी सर, अब ठीक आने लगी। स्पष्ट। ओके ओके ओके। तो अभी सर जो 2 प्रकार के जो हम लोगों ने प्रश्नों पर बहुत विस्तार से बात की थी, थोड़ा सा एक रिफ्रेशर के रूप में आपके सामने में है, और इसमें आप लोग अगर जितना अधिक बोले उतना मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, उसके अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, ये अगर पॉइंट्स अगर आप 3-4 बिंदु ही अगर आप बता देंगे तो वो बात हो जाएगी सर। उसमें आप ही लोग बता सकते हैं सर इसको, बहुविकल्पीय प्रश्न के क्या संरचना होती है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होता है। हाँ बताएं सर। सर उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी उसी प्रकार का होगा कि जिसका केवल एक ही आंसर हो, एक से ज्यादा आंसर ना हो। यदि हम उसका नॉर्मल उसको यूज कर रहे हैं तो कभी कभी वैसे उसके 2 आंसर भी सही वाले होते हैं, लेकिन नॉर्मल अपन बहुविकल्पीय में एक आंसर सही करेक्ट होना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो, जो बाकी जो और भी आंसर हैं वो उससे रिलेटेड हो। बस इस प्रकार का हमें इस प्रश्न की संरचना करते समय सर उसको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं सर, ये जो बातें हो गई वो हमारे प्रश्नों के गुणों की बात हो गई सर। एक उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं एक बहुविकल्पीय प्रश्न में। एक बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है अगर हम उसको देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या उसके हिस्से होते हैं सर, वो संरचना की मैं सर बात कर रहा हूँ। उसमें स्टेम होता है और उसके जो है जितने भी हम विकल्प निर्धारित करते हैं, बिल्कुल जैसे सर, 4 विकल्प है तो 4 विकल्प हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो जी सकते हैं। जी 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 बिल्कुल और सर। मैं हाँ विकल्पों में से एक सही उत्तर होता है और बाकी के 3 डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। जी 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 ठीक है सर। हाँ,
तो वही एक स्ट्रक्चर की यही बात हो रही है कि इसमें जब भी हम एक कोई बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं तो ये एक ऐसा है हमारा। इसके 3 हिस्से हम लोगों ने देखे थे अपने उस वर्कशॉप में कि एक स्टेम होता है, जिसमें जो स्टेम का मतलब ये है कि जो प्रश्न की जो प्रश्न का जो कथन है वो है, जो प्रश्न वाक्य जो जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिस वो चाहे एक टेक्स्ट के फॉर्म में है या वो कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, वो हमारा स्टेम है। उसके बाद में जैसे आपने बताया 4 जो है वो उसके ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रैक्टर्स हैं, और एक आंसर की होता है इसका, जो हम लोग जैसे अभी सुदर्शन सर ने भी कहा कि एक सही आंसर उसका होगा जिसको हम लोग आंसर की कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर की जो है वो अपन बात कर रहे हैं सर इसमें। ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद में बाकी जो इसकी जो क्वालिटीज की जो बात है वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं सर। वो जो हम लोगों ने कल भी बात किया, सुबह भी हम लोगों ने बात की है, तो वो क्वालिटीज तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो सारी क्वालिटीज इसके अंदर में आनी चाहिए, लेकिन एक जो स्ट्रक्चर होता है उसकी हम लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो प्रश्न बनाने की जो बात है इसमें। इसके बाद ये जो एक FR जो है वो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा सर? जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन है जी, तो उसमें भी अपन क्वेश्चन पहले अपन क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है कि हम इस क्वेश्चन से क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा वो रहेगा। फिर हम उस क्वेश्चन को बनाने के बाद में नीचे उसको देखेंगे कि इसका क्या क्या कितने क्या क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। उसके हिसाब से इसमें मार्किंग हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कोडिंग देते हैं। कोडिंग कि यदि कहीं इतना है तो अपन को ये कोडिंग करना है, इसमें तो ये कोड करना है, तो वो कोडिंग अपन दे के उसको मार्किंग वो करते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन से स्टूडेंट कितना उसको सही तरीके से हल कर पा रहा है, कितना इसके बारे में जानता है, इसकी अवधारणा के बारे में। सर जी सर, ये फ्री क्वेश्चंस जो बनाते पढ़ते हम, इसमें कथन वाक्य होता है। इसके बाद इसके कुछ उत्तर रहते हैं, तो कुछ उत्तर हम कुछ शब्दों में मांगते हैं, कुछ उत्तर हम उनके 2 या 3 लाइन में मांगते हैं, और कुछ उत्तर हम उनके 4-5 पैटर्न में मांगते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ 3 तरह से निकल पाता है। एक बनता है सिंगल, एक शब्दों में उत्तर दे पाए हम इसका, फ्री रिस्पॉन्स करते हैं उसका, या कुछ और शब्द जोड़ के बना सके बच्चा कि 2 या 3 लाइन में लिख सके। तो प्रश्न एक कथन होगा, उसके बाद उसके उत्तर के लिए हमें उनके पास कुछ रखने पड़ेंगे कि 20 शब्दों में देना है कि 15 शब्दों में उत्तर देना है। एक फ्री रिस्पांस उनको मिलेगा कि वे अपनी बात उस प्रश्न में रख सकें। जी ठीक है सर। तो ये है बेसिकली, अगर आप देखें कि आइटम जो हमारा फ्री रिस्पांस क्वेश्चन होता है उसको उसमें 3 हिस्से हैं, स्टिमुलस, प्रॉम्प्ट और डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम लोग एक उदाहरण से ऐसा देख सकते हैं कि जो हमारा जो कथन जो है कि हम जो कह रहे हैं वो क्या है, प्रश्न क्या, जो दी गई चीजें हैं वो क्या है उसमें। फिर उसके बाद में जो सिद्ध लिखा रहता है कि हाँ इसका मान निकालिए या ये सिद्ध कीजिए कि इसमें क्या चीज ऐसा करें कि ये सही हो जाए। जो हम उसमें जो एक्सपेक्टेड जो है हम जो चाहते हैं वो उसका प्रॉम्प्ट हो जाता है। स्टिमुलस है, प्रॉम्प्ट है, और लास्ट में जो है वो डायरेक्शन। डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि ये हर प्रश्न में दिया जाए। ये खासकर जो पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या जो लैंग्वेज में जब क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वहां पर कई बार ये जो है डायरेक्शन दिए जाते हैं। नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर में आप जो देखेंगे कि ये डायरेक्शन जो होता है वो बहुत कम आपको मिलेगा इन सब चीजों में। ठीक है, तो जैसे अब ये जो प्रश्न है आपके सामने में, तो एक दिए गए त्रिभुज में, दिए गए चित्र में PQR एक त्रिभुज है और इसमें P जो है वो एंगल, PT जो है एंगल P का समद्विभाजक है। QR से S तक, QR को S तक विस्तारित किया गया है। अब ये सिद्ध करना है। अब अगर मान लीजिए कि एक फैसिलिटेटर के रूप में आप यहाँ पर पूछते हैं
कि भाई इस प्रश्न का परीक्षण उद्देश्य क्या है और कौन कौन से सीखने के प्रतिफल ये जांच रहा है, तो कैसे आप लोग इस चीज को वो करेंगे, हैंडल करेंगे सर? जी सर, टाइम को ध्यान में रखते हुए सर, परीक्षण का उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल एज ए फैसिलिटेटर जब आप इस पे काम करेंगे, सर हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस हाँ सर, आ तो रही है, लेकिन अब उसमें चिंतन में चलेगा या नहीं, शुरुआत करें सर, जरूरी नहीं है कि पूरा आंसर कोई एक ही साथी दे, हम लोग एक एक करके उसको कर सकते हैं सर। कोई जो चीज जिसके अभी आ रही है दिमाग में वो अपनी बात अभी रख सकते हैं। एक चीज तो जो मुझे लग रही है कि भाई वो ये जो समद्विभाजक शब्द लिखा गया है वो समझते हैं कि नहीं, समद्विभाजक का अर्थ क्या है, क्या वो ये जानते हैं कि QPR जो है उसका समद्विभाजक अगर PT है तो जो QPT और RPT जो है वो कोण आपस में बराबर होंगे, ये चीज की एक जो है बात मुझे दिख रही है। दूसरा, यहाँ जो विस्तारित करने की बात लिखी गई है उससे एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है, कहीं ना कहीं इस एक्सटीरियर एंगल की भी जो है यहाँ पर कहीं उपयोग होने की बात जो है वो इसमें आ सकती है, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें ये एंगल PRS की बात की गई है और PRS जो है यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो देख करके हम लोग जो है इसको थोड़ा सा अलग अलग थॉट्स आते हैं, लेकिन उनको हम अगर इन सबको ध्यान में रख के अगर थोड़ा सा जो है एक साथ जमा लें तो मुझे लगता है कि हमें सीखने के प्रतिफल और परीक्षण उद्देश्य दोनों जो है वो पता चल सकते हैं। तो जो दिया गया है उसी से हमको जो है हमारा चीजों को निकालने की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो मैं थोड़ा सा इसको जो मैंने लिखा है मैं उसको दिखाता हूं आपको। देखिए, ये जो चीज है कि यह परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण का उपयोग कर समस्या को हल कर सकता है। बाह्य कोण की बात आ रही है और सीखने के प्रतिफल में यहाँ पर यही है कि जो बाह्य कोण का जो एक्सटीरियर एंगल जो है त्रिभुज का उसको वो उपयोग कर पाता है कि नहीं। और दूसरा, जो इबारती प्रश्न को गणितीय रूप में व्यक्त करना, क्योंकि ये जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को वो मैथमेटिकली वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स के टर्म्स को यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी दिया है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, उसको हमको गणित के फॉर्म में मैथमेटिकल टर्म्स में हमको देना है कि भाई
जो एंगल्स, जो दो एंगल्स जो वहां पर संधिभाजक है, उन दोनों का सम जो है वो बड़े एंगल के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये जो बातें हैं, ये सारी चीजों को वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं, ये जो है यहाँ पर सीखने के प्रतिफल की बात जो है वो हो रही है। और इसके बाद फिर ये जब हम लोगों ने इसको किया तो स्कोर कार्ड, इसकी इवैल्यूएशन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, वो यहाँ पर शायद हम लोगों को इस प्रकार से जो हम लोगों ने किया था एफआर क्वेश्चन के लिए, कि एक सिंपल सा अभी मैंने एक एफआर जो दिया है जिसमें कोई कोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है अभी, कि भाई आपने अगर वो स्टेप बाय स्टेप आप मार्किंग करते हैं तो ये देखिए एफआर क्वेश्चन में जो हम लोगों ने उस समय भी बात की थी कि स्कोर कार्ड क्यों जरूरत पड़ती है, ये स्कोर कार्ड हम लोगों ने क्यों बनाया है। उस समय भी हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बातचीत की थी कि जब एक जो एमसीक्यूज में जो एक एडवांटेज होता है उसके इवैल्यूएशन का, कि आपके पास में ये पता है कि आपको वो जो आंसर बच्चे ने जो दिया है वो सही है या गलत है, तो आपको ये पता है कि उसको 1 नंबर देना है या 0 नंबर देना है या जो भी। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आती है जब हम एफआर क्वेश्चंस को जब चेक करते हैं। हो सकता है कि एक ही प्रश्न को चेक करते समय आप अलग अलग बच्चों को अलग अलग नंबर उसमें हो सकते हैं, क्योंकि वहां जब हम चेक करते हैं तो ये कोई, हमको पता है कि कुल मिलाकर के 3 अंक हैं, अब उस 3 में से हमको कुछ अंक देने हैं। लेकिन अगर जब स्कोर कार्ड हमारे सामने में रहता है और उसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि बच्चे ने किस स्टेप्स के आधार पर जो है हमको मार्क्स देने हैं, तो हमारी जो वो सब्जेक्टिविटी वाली जो बात होती है वो खत्म हो जाती है और एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट रूप में जो है हम बच्चे की जो कॉपीज हैं उनका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन जो है वो कर पाते हैं। तो ये जो एक स्कोर कार्ड बनाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एफआर क्वेश्चंस के बात को लेकर के, एफआर क्वेश्चंस को लेकर के। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें ये कोडिंग की बात की गई है एफआर क्वेश्चंस को लेकर के, कि 3 नंबर का अगर कोई प्रश्न है और उसको हम लोगों ने किस तरीके से हम उसकी कोडिंग करेंगे, जब ये आपका असेसमेंट, जब अब कभी हमको कंप्यूटराइज्ड वे में इसका जो इवैल्यूएशन करना है, जो आपका अभी डायग्नोस्टिक्स होगा बड़े स्तर पर पूरे राज्य में, तो वहां पर जब होगा तो इस प्रकार के कोड वगैरह जो हैं आपको देने होंगे। उन कोडिंग के आधार पर फिर जो है इवैल्यूएशन जो होता है, उसका जो रिपोर्टिंग होती है, वो सारी चीजें जो होती हैं, फिर वो रिपोर्ट बनना वगैरह जो है वो आसान हो जाता है। तो ये एक उदाहरण उसका भी है। दोनों टाइप के स्कोर कार्ड का आपके सामने में उदाहरण है। तो इसमें आप लोग अगर कुछ कहना चाहें सर प्लीज। फिर एक और जो छोटा सा एक टॉपिक है उसको हम लोग उससे बात कर लेंगे। प्लीज सर, कोई इस पे अगर कोई बात इसमें हो। अनूप सर, जितेंद्र सर, बिसेन सर। सर नहीं आ रही। हेलो जी सर। हेलो।
हेलो। हाँ हाँ देवेंद्र सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, आ गई आवाज। जी जी जी, हाँ आवाज का कुछ इशू हो रहा था, आ रही। मैं यही कह रहा हूँ सर, इसमें कोई और बात आप लोग अपनी रखना चाहते हैं एक एज ए फैसिलिटेटर के रूप में, जब आप इस पे काम करेंगे ये सब बातों पर, आप कुछ अपनी बात इसमें अगर रखना चाह रहे हैं तो प्लीज, तो फिर अपना एक टॉपिक और बचता है, उस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ऐसे प्रश्नों में सर जो फिगर भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और भी अच्छा प्रश्न बन जाता है यदि हम चित्र भी यदि रख सकें इसमें। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि देखिए कई बार जैसे अभी जैसे वो एक सम चतुर्भुज के ऊपर जो बात हो रही थी सर, जो जितेंद्र सर अभी जब बात कर रहे थे कि सम चतुर्भुज की लंबाई जो है वो भुजाओं की लंबाई 10 है और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है 16, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालो। तो कई बार ये उम्मीद भी रहती है सर कि जो बच्चा है उससे भी ये उम्मीद होती है कि वो उस पे चित्र भी बना करके उसको देख सके। तो कई प्रश्नों में चित्र बना के दिया भी जाता है सर, आप देखते भी हैं, बोर्ड में भी होता है, होम एग्जाम में भी होता है। कई प्रश्नों में चित्र बना के दिए जाते हैं और कई प्रश्नों में ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा चित्र बना करके उसको हल करे। जैसे अब ये वाला जो प्रश्न है सामने जो दिख रहा है सर, जी सर। एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है और उसमें विकर्ण की लंबाइयों से संबंधित कुछ बात है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे में बच्चों को ये चित्र आसानी से ये बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर में, तो इसीलिए शायद यह चित्र बात नहीं की गई है। लेकिन अगर कहीं पर कोई टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ है जहां पर चित्र की जरूरत है, तो बिल्कुल सर वो तो बना के दिया ही जाता है चित्र, कई बार हम लोगों ने देखा है।